ऐसा जैसे वो जो गला बैठ जाता है ना उसके बाद होता है। आज गला मुझे लगता है मंगल ग्रह आवाज नहीं गई, आज यही से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। थोड़ा सा कनेक्शन ठीक कीजिए उसको, है ना। एक बार कनेक्शन ठीक कीजिए, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। खरखराहट आ रही है आपकी आवाज में। हम तब तक दर्शकों का भी कमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं साथ में हमारे आलोक जी के साथ कमेंट लेने में। सुधीर कुमार कह रहे हैं जय आरएलडी। आकांक्षा जायसवाल कह रही हैं देर आए दुरुस्त आए, जय पश्चिमांचल। अतुल भारद्वाज कह रहे हैं टीपू ने आरएलडी और सपा का तलाक के चुनाव के बाद तय हो गया था कि ये जो अखिलेश यादव जी की, अगर कहें सामान्य भाषा में, दो पत्नियां थी, तो एक पहले तलाक राजभर जी चले गए, अब आरएलडी का नंबर है वो भी जाएंगे, तो बहाना कोई तो चाहिए। तो ये संकेत मिलने लगे हैं कि अब आरएलडी और सपा की राहें प्रथम दृष्टया अलग अलग होनी शुरू हो जाएंगी त्यागी वाले मैटर को लेकर। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये मानना पड़ेगा, देखिए भारतीय राजनीति में जाति ऐसी है जो कभी जाती नहीं, जाति ऐसी है कभी नहीं जाती, ठीक है। तो जब ये कभी जाती ही नहीं है तो चुनाव का आधार जाति रहे। दूसरा रहता है धर्म, जो कम मात्रा में है उनको धर्म के आधार पर तोड़िए, और जो ज्यादा मात्रा में है उन्हें जात के आधार पर तोड़िए। तो एक चुनावी फॉर्मूला बनता है जो विजय की तरफ ले जाता है। फॉर्मूला बड़ा गजब फॉर्मूला है, लेकिन कहर बरपा रहा है ये फॉर्मूला, कोई नहीं, लेकिन आप देखिए इसका जो तोड़ है वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब ये लोग जो पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले हैं उस पर मुझे दिख नहीं रहा, पर उसका कहीं तोड़ ऐसा लगता तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजें भी लागू है, बहुत सारी चीजें। देखिए अभी कहा गया कि जो नए बीजेपी के चीफ की नियुक्ति हुई है यूपी में, उसमें ध्यान रखा गया है कुछ खास बातों का, और खास बातों में जाती भी है। देखिए तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इससे इतर नहीं है। नहीं, मैंने सिर्फ एक बात ये कही कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि वो जाति का ध्यान नहीं रखती, लेकिन वो निखालिस नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को समझना, एक बार शायद मैंने आपके साथ कहा था या कि भारतीय जनता पार्टी जब शुरू होती है तो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी, फिर बड़ी हुई तो ओबीसी की पार्टी, भाई भारतीय जनता और बड़ी हुई तो दलितों की भी पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी और बड़ी हो रही है तो कह रही हिंदुओं की पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी और बड़ी होगी तो कहा जाएगा भारतीय सोच की पार्टी, जिसमें जो भारतीय संस्कृति के बारे में सोचेगा वो पार्टी बनेगी और अखंड हिंद की तरफ जाएगी। कितना सक्सेस होगी कितना नहीं, ये एक भविष्य के गर्भ पे है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की चक्कर है, ये इससे वो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमको इससे डर लगता है। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत नया विषय है, इस पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बस छेड़ दिया आपको जी। नहीं, मैं सिर्फ इसी में आपके उत्तर दे दूं कि अखंड हिंदू राष्ट्र का मतलब अखंड इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र में सारे धर्म समाहित हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हमारे दर्शकों का मैं कमेंट लेता हूं, उसके बाद फिर आप कुछ टिप्पणी आपकी अधूरी होगी तो पूरी कर दीजिए आलोक जी। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी देर आए लेकिन दुरुस्त आए कि नहीं ये पता नहीं। 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहते हुए उस जगह को, नोएडा को श्रापित कर कह के अपमानित करते रहे, नोएडा की जनता का, वहां के लोगों का। ये योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर ऑफिसरों में बड़ा मजा था यहाँ का। उनको लगता था कि मुख्यमंत्री तो कभी आएंगे ही नहीं। मजे लो, जो करना है करते रहो, है ना जी। तो आप सोचिए कि जी प्रदेश का एक मुख्यमंत्री 2012 से 17 तक एक एरिया में सिर्फ एक अंधविश्वास की वजह से न जाए, वो प्रदेश को कहां से एक बेहतर निर्णय के साथ आगे बढ़ाता, जो व्यक्ति इतना अंधविश्वास से डरता। अब उन्होंने अंधविश्वास तोड़ा कि देखो योगी बाबा तो दोबारा बन गए नोएडा जाने के बाद में भी, तो इसका मतलब फिर वो टोटका खत्म हो गया। तो जब उनका कॉन्फिडेंस आया, बोले अच्छा, दूसरा बोले अभी हम चले भी जाएं, अभी तो मुख्यमंत्री है नहीं है, तो अभी सीट जाएगी भी तो क्या जाएगी, तो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए उनका कुछ डर कम हुआ है। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अरविंद विद्रोही जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी सुन रहे हैं, तब तक तो पहले दर्शकों का कमेंट ले लेता हूं हमारे जी। आपको लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि अभी कुछ नहीं होने वाला है?
मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तो ऐसी परिस्थितियां नहीं कि तलाक हो जाए, लेकिन 90 दिन में जो खुला होता है तो 2 खुले हो गए। मान लीजिए चुनाव हारे थे तो पहला खुला, मतलब वो तलाक का पहला तलाक 90 दिन वाला तो एक हो गया। दूसरा आज मान लेते हैं, मैं मानता हूँ तीसरा फिर हो जाएगा 24 के पहले पहले तक। और जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, एक्चुअली आप जानते हैं कि मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, मैं फ्यूचर देख रहा हूँ। हो सकता है मेरा फ्यूचर गलत हो, लेकिन 24 में बैठ के बात करेंगे हम लोग कि आरएलडी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी। जैसी परिस्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं तो वो एक भाजपा को वेस्टर्न यूपी में, देखिए 2024 में भाजपा चाहेगी कि एक और नया इतिहास रचे। भारतीय जनता पार्टी भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जो जीतने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खाना खा ले फिर भूखा रहे, खाना खाते ही वो भूखा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही पर्सनालिटी को बिलोंग करती है, ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है। तो वो पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस कभी होती ही नहीं है, वो मान के चलती है कि अपनी वोटों को बहुत बेहतर तरीके से उसे सेट करना है। और आरएलडी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़ी बहुत कमियां आई थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीटें कम आई थी, उसकी भरपाई वो करना चाहेगी आरएलडी को अपने साथ मिलाकर। अब आते हैं आरएलडी क्यों जाना चाहेगी। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में क्यों न रहे, विपक्ष की में कब तक खेलता रहेगा अपने आप को। सत्ता एक ऐसी संजीवनी है जो किसी राजनीतिक दल को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। जब हम सत्ता में राजनेता होते हैं, आप देखिए गौर से, सत्ता में आते व्यक्ति 1-1.5 साल में तक चमकीला हो जाता है, चमक आ जाती है। और बस सत्ता से बाहर निकालिए साहब, ऐसा लगता है बिजली खींच के बाहर फेंक दी गई है, सारी एनर्जी खत्म। तो सत्ता एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, सत्ता चमत्कार है, चमत्कार है, सत्ता चमत्कार है। तो साहब वो और चमत्कार को नमस्कार है, और चमत्कार को नमस्कार। तो 2024 में बहुत बड़ी जो बदलाव है, और जयंत चौधरी जी ने उसकी न्यू, मेरा मानना है पहले चुनाव की हार में जी। एक बात बताइए, जयंत चौधरी जी के पास तो सत्ता के साथ जाने का भी विकल्प था ना, बीजेपी के साथ नहीं। ये आपको लग रहा है ना, जयंत चौधरी को लग रहा था सपा वापस आ रही है, वो अनुमान गलत हो गया, वरना वो चुनाव में ही चले जाते। आप देखिए मेरे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश से 50 तो हैं ब्यूरोक्रेट्स में, मिनिमम डायरेक्ट कांटेक्ट में, क्योंकि मैंने सिविल की तैयारी भी की है, वो सिलेक्टेड है, हर जिले में है लगभग। तो उनका सब हमने पूछा कि भैया ये बता दो, डिबेट में आने के पहले मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी हमने कहा भैया बताओ कौन आ रहा है। तो अमिताभ सर से डिबेट थी, हमने तैयारी ढंग से कर ले, तो बोले सपा आ रही है। अच्छा, मुझे लगा, ये बात 2 मार्च की, मुझे लगा यार नहीं सपा तो नहीं आ रही, ब्यूरोक्रेट्स का जो अनुमान था उसके हिसाब से सपा थी। लेकिन मैंने फिर वो उनके अनुमान हमने खारिज किया ना, भाजपा आ रही है। तो जयंत चौधरी जी ने सत्ता के साथ ही गठबंधन किया था भाई। ये तो मौसम विज्ञानी है, मौसम का बड़ा क्या, चाहे वो मौर्य जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, अनुमान फेल हो गया। यस, ये तो सत्ता के साथ ही थे। क्या अखिलेश जी की सत्ता आएगी? तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि विपक्ष में रहने के लिए चुनाव लड़े थे। उनका अनुमान था कि अखिलेश यादव जी सत्ता में आ रहे हैं। अरविंद जी, आपकी टिप्पणी। आलोक जी नहीं, वो आपस में कुछ कमेंट कर रहे हैं, शायद मैं हो सकता है उनकी, वो किसी को जवाब दे रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। आलोक, लास्ट कमेंट फिर हम वाइंड अप करते हैं। भाई मेरा तो यही मानना है कि जो क्षमापाल जी ने कहा था, सत्ता बिल्कुल नई दुल्हन की तरह है। तो ये जितने संघर्ष हैं आपको दिखाई देंगे राजनीति में, वो सत्ता के लिए है। लेकिन जो इस बात को, क्षमापाल जी की बात को जी आगे बढ़ाते, विद्रोही जी से जोड़ते हैं, अखिलेश जी को नई दुल्हन आकर्षित क्यों नहीं कर रही? भाई सत्ता जैसी नई दुल्हन, लेकिन नई दुल्हन पाने के लिए, खूबसूरत दुल्हन पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको जान लगानी पड़ेगी। गर्मी में भी आम ऐसी बैठ के नहीं चूसना है, आम खाने के लिए आम के बगीचे जाना पड़ेगा आपको साहब। आप समझिए इस बात को। जो हमारे अरुण भैया कह रहे थे कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं लॉ ऑर्डर की बात, वो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बात बिजली की क्यों नहीं कर रहे हैं। ये गाना जी मैं बता दूं, मैं बता दूं, वो इसलिए नहीं कर रहे भूपेंद्र भैया, मैं कंप्लीट कर लूं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2012 से 17 में इन तीनों कामों को उन्होंने बेहतर तरीके से किया नहीं। उनको लग रहा है कि मेरे गांव में लाइट के तार जलता था,
तो उनपे उन्होंने किया नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा किया नहीं। भारतीय क्यों उनको उठाने के लिए थोड़ा बहुत तो अंदर मोरल ग्राउंड चाहिए, 1-2% का। इसीलिए वो छोटी छोटी बातों को उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बातों के मुद्दे वाकई विपक्ष इसलिए नहीं उठा पा रहा कि जब वो सत्ता में था तो उसने इस तरह की परफॉर्म नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी, ऐसा मुझे लगता है। वरना ये लोग क्यों मूल मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, सतही मुद्दे क्यों उठा रहे हैं फिर? उनको गाना गाना चाहिए, वो जो उनको गाना गाना चाहिए। एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करके आप चिंतन करके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 12 अरविंद जी के पास एक दिन क्लास लेने पहुंचना पड़ेगा सबको। ये हुआ है, ये तमाम राजनीतिक दल अपने प्रशिक्षण शिविर में करते हैं कि हमने 12 से 17 तक सरकार चलाई, हमारे पास सुझाव आए और ये आए कि हम इन मुद्दों पर फेल रहे और इस कारण से फेल हुए, इसलिए हम जब भविष्य में सरकार बनाएंगे तो कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऊर्जा के उत्पादन में जो सुधार हुआ उसका हम स्वागत करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और भाजपा में जैसे नितिन गडकरी बोलते हैं सौर ऊर्जा वगैरह को, उसको बोले कि सौर ऊर्जा वगैरह को नितिन गडकरी जी का बड़ा अलग अलग। नितिन गडकरी मैं इसमें बता दूं कि विपक्ष की, खासकर अखिलेश यादव जी की या किसी की भी जनता में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि उनकी बात पे भरोसा कर ले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्यों क्रेडिबिलिटी? इसीलिए नहीं क्योंकि उनके जो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर रहता है, पहला। दूसरा, जो बोलते हैं दुख की बात, जो जनता से संघर्ष की बात बोलते हैं। उधर लाइट चली गई अरविंद जी के पास में। अरविंद जी क्या हुआ ये? जो जनता से संघर्ष की बात करते हैं उसमें वो गहराई, वो दर्द नहीं दिखता, वो ऊपरी मन से लगता है, वो दुख दिखता ही नहीं। कोरोना काल में अखिलेश यादव कहां थे किसी को पता है? कोरोना काल में सपा के लोग कहां थे किसी को पता है? कोरोना काल में कांग्रेस के लोग कहां थे किसी को पता? सब घर में दुबके बैठे थे। सत्ता पक्ष के लोग, कितने लोग हमारे परिचित हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए, खाना खिला रहे थे, लड़ रहे थे अपने आम जनता के लिए। लोग भूले नहीं है दुख। ठीक है, इतने लोग मरे, हमने देखा योगी जी मेरे ख्याल से आधे उनके से ज्यादा फादर की डेथ हुई थी। फादर की डेथ होने पे बंदा गया नहीं था। वो उनके फादर की डेथ होने पे वो बंदा नहीं गया, बोले पहले मुझे राज्य की प्रजा की जीवन बचाना है। वो जो त्याग है, वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने उनको फील्ड में देखा था उस समय। फील्ड में भी देखा था। नहीं, मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ जी। वो फील्ड में भी जा रहे थे, अपने फादर की मृत्यु पर नहीं गए, तो जनता जान रही है कि ये बंदा मेरे साथ है। ये लोग तो घड़ियाले आंसू बहाने आते हैं, ऐसा जनता कहती है। मैं नहीं कह रहा ये बात। जो आप कह रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो साहब यहां से नहीं निकलते आपके दिल से, वो सिर्फ टंग से निकलते हैं, आपकी जबान से निकलते हैं। आपको दर्द नहीं होता। वो कन्विक्शन नहीं है उसमें। कन्विक्शन तब आएगा जब आप महसूस करेंगे, है ना? बिल्कुल। वो अखिलेश यादव जब दुख की बात कहते हैं तो भी चेहरे में वो दुख दिखता है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिखता। जब मायावती किसी दुख की बात कहती तो मुझे नहीं दिखता है ना। देखिए, अब नेता को, मेरा तो मानना है कि अगर आपको सत्ता पानी है तो अगर आपके अंदर से दुख नहीं भी तो आप एक अभिनेता बनिए। नेता और अभिनेता में क्या है? मैं तो बहुत क्रिटिकल आदमी हूँ। आपको ये सब करना पड़ेगा। अभिनेता बनती तो प्रियंका गांधी जैसा अभिनेता बन जाते, वीडियो लीक हो जाता साहब। अभिनेता बनने से अच्छा नेता बन जाओ, दिल से दुखी हो। नहीं हो, वरना प्रियंका गांधी कहते वीडियो नेताओं के लीक हुए हैं कि वो पता चला कार के अंदर दुखी थे और कार के सुखी थे और कार के बाहर आके दुखी दिखाई देने लगे और वीडियो हो गया लीक, मिस फायर कर जाता है फिर भैया। वो ज्यादा नुकसान करता है। अगर विपक्ष करना चाहे तो विपक्ष के पास बहुत से राजनीतिक योग्य कार्यकर्ता है, सपा के पास भी, कांग्रेस के पास भी। लेकिन ये लोग वंशानुगत राजनीति में और अपने एक आडंबर में कि हम राहुल गांधी हैं। भूपेंद्र भैया, फिर मेरी बात हर दिन फिट होती है भूपेंद्र भैया। भूपेंद्र भाई, मैं एक फिट कह दूं कि जब लोकतंत्र को फ्यूडल डेमोक्रेसी की तरह आप चलाएंगे, फ्यूडल डेमोक्रेसी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, खासकर फ्यूडल डेमोक्रेसी पे मेरे को गाना याद आ गया। वो गाना आपने सुना होगा, तभी कंप्लीट होगा जब आप गाएंगे। हाँ, वो बड़ी देर से गाना आ रहा है। आदमी आजाद है, देश ये स्वतंत्र है, राजा गई रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। बिल्कुल। लेकिन ये मान नहीं रहे साहब, ये जनता को बेवकूफ मानते हैं।
ये मान नहीं रहे भूपेंद्र भाई, ये जनता को बेवकूफ मानते हैं। कमरों में बैठ करके जनता के दुख के लिए बात नहीं होती है, कमरों के बाहर होती है। ये बात जनता जान गई है। अच्छा, लोग सोते भी हैं, लोग देखिए मैं एक बताऊं, लोग सोते भी हैं कमरे में, और बाहर बेचारे मंत्री लेवल तक के लोग सोचते हैं कि अंदर मीटिंग चल रही है और नेता जो है अंदर अपने कुछ साथियों के साथ। अच्छा, दो तीन बार ये सौभाग्य हमें भी मिला है कि अंदर हम कुछ बड़े नेताओं के साथ रहे हैं, और हुआ कि अच्छा आप भी आराम करिए, हम भी कर रहे हैं, मेरे लिए काफी उफी आ गई और 3 घंटा तक सोया गया। और बाहर 5-6 मंत्री बेचारे इंतजार कर रहे, बड़े नाम रसूख वाले मंत्री। तो ये कभी हम भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना चाहेंगे। मैं बड़ा शर्मिंदा भी होता हूँ कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि किसको चुनती है। ये मेरी जनता जो है ना, जनता उसके बहुत चॉइस नहीं होती है जनता के पास में। बुराइयों में कम बुरा कौन चुना जाए। बस जनता का कैनवास है कि एक इंद्रधनुष दे दिया गया, 7 रंग है, उसी में से कोई एक रंग पकड़ लो, उसके बाद कोई रंग नहीं है। वही समस्या है जनता के सामने। तो उसमें एक्चुअली भूपेंद्र जी, मैं एक बात और कह दूं डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे खराब व्यवस्था है शासन की, लेकिन कहा यह जाता है कि इससे अच्छी और कोई है भी नहीं, और कोई है जैसी व्यवस्था है सबसे बुरी है ये। लेकिन अब इससे फिर भी यही एकमात्र व्यवस्था है जो कुछ अच्छी है। तू ही कातिल तू ही मसीहा, है ना? जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो लास्ट तो इसमें वो जो एक कहावत और लग सकती है कि ईश्वर की गुलामी से नर की बादशाहत अच्छी है। तो बस बादशाहत तो है डेमोक्रेसी में, लेकिन बस जनता बादशाह होती है, बादशाह होते हुए कभी बादशाह नहीं हो पाती है। जनता के प्रतिनिधि बादशाह हो जाते हैं। जनता पे से मुझे एक बात याद आ गई है, मैं पहले कमेंट लेता हूँ फिर वाइंड अप करते हैं हम। MK इंडिया कह रहे हैं कि विपक्ष हिंदू को जातिवाद